आज फिर मैं आप लोगों के बीच में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। उल्लेखनीय है कि पिछले क्लास में मैंने मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया था और उसमें मैंने बताया था कि मौलिक अधिकारों का जन्म कहां से होती है, पूरे वैश्विक पटल पर कब, किस समय और किस देश ने इसके बारे में, इन मुद्दों के बारे में प्रश्न को उठाया था और कैसे कैसे मौलिक अधिकार आज नागरिकों के एक महत्वपूर्ण अधिकारों के तौर पर परिणत हो चुका है। पूरे विश्व में मौलिक अधिकारों की चर्चा होती है। हमारे संविधान में भी मौलिक अधिकारों का विशद रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। मौलिक अधिकारों की चर्चा हमारे संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में अंतर्निहित है। मौलिक अधिकारों के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन ये है कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध अधिकार है। ये राज्य क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। पुनः ये मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है, तो अगर हम सरल और सीधे शब्दों में हम बात करें तो स्पष्ट होता है कि मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदत्त वो अधिकार है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यहां सर्वांगीण से तात्पर्य यह है कि भारत के नागरिकों का आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। राज्य किसी भी तरह से इतनी प्रतिबंध नहीं आरोपित करे कि व्यक्ति या नागरिक कुंठित हो जाए। उस कुंठित वातावरण से बचने के लिए और शोषण से बचने के लिए, मानसिक प्रताड़ना से बचने के लिए संविधान ने हमें राज्य के विरुद्ध हमें जो है कि अधिकार प्रदान किया है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार जो है वह राज्य के विरुद्ध अधिकार है। किसके विरुद्ध अधिकार है? राज्य के विरुद्ध अधिकार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम समझें। ये मौलिक अधिकार राज्य माने कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रही हो। अगर हमारे अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का राज्य अतिक्रमण करती है तो वह उस सीमा तक शून्य हो जाएगी जिस सीमा तक हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है या हमारे अधिकारों को न्यून किया जा रहा है। इसके बारे में हम आर्टिकल वाइज बहुत ही विशद तरीके से इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। बात उठता है कि राज्य के विरुद्ध अधिकार है। पुनः यह भी स्पष्ट होता है कि संसद साधारण विधि द्वारा किसी भी प्रकार से हमारे मौलिक अधिकारों में कमी नहीं कर सकती है। ये हमारे संविधान का कहिए एक आधारभूत ढांचा है, एक आधारभूत विशेषता भी इसमें निहित है। लेकिन यहां पर अगर हम कानूनी और तकनीकी बात करें तो जहां पर हमारे संसद साधारण विधि द्वारा किसी भी प्रकार से हमें कमी नहीं कर सकती है, लेकिन वहीं पर विशिष्ट बहुमत के द्वारा हमारा संसद जो है अनुच्छेद 368 के अधीन हमें इसमें संशोधन जरूर कर सकती है। साधारण विधि से कुछ भी नहीं कर सकती है। साधारण विधि से फंडामेंटल राइट में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया सकता है, लेकिन विशिष्ट बहुमत के द्वारा जो है कि उसमें संशोधन किया जा सकता है और अनुच्छेद 368 के तहत में इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यहां पर यह भी बात निहित है कि मौलिक अधिकारों में कुछ संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। समय समय पर हमारे न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान का मूल ढांचा है और मूल ढांचे को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने अभी बताया कि ये राज्य के विरुद्ध में अधिकार है, ये राज्य। अब ये राज्य क्या है, इसे हमें समझना है। ये राज्य है क्या? राज्य किसे कहते हैं? क्या ये जमीन राज्य है? क्या सरकार एक बैठा हुआ वो सिर्फ एक राज्य है? तो नहीं, राज्य की परिभाषा हमारे संविधान में भी बताई गई है। हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद संख्या 12, हमारे संविधान के भाग 4 अनुच्छेद संख्या 36 और हमारे संविधान के भाग 6 अनुच्छेद संख्या 152 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य किसे कहते हैं? अगर हम आर्टिकल 12 की बात करें, अनुच्छेद 12 के अनुसार से अगर हम देखते हैं कि राज्य क्या है, तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि राज्य से तात्पर्य है
वो तमाम सरकारी तंत्र जहां तक वो फैला हुआ है वो सभी राज्य है। मतलब सरकारी तंत्र, सरकारी सिस्टम, जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो वास्तव में वही राज्य। इसे हम ज्यादा स्पष्ट करने के लिए इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत का सरकार एवं संसद, माने भारत सरकार के जो जो यूनिट है, जो जो विंग है, या हमारा पार्लियामेंट है, संसद है, जहां कानून बनता है, वो हमारा राज्य के दायरे में आता है, वो राज्य है। दूसरा, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, हमारा विधानमंडल जो है वह भी राज्य के दायरे में आता है। जो कानून जहां पर हमारा राज्य का बनता है, राज्य सूची के विषयों का जहां कानून बनता है, वो हमारे राज्य के अंतर्गत आता है। पुनः सभी स्थानीय प्राधिकारी, जो लोकल अथॉरिटी है इस देश के, जैसे नगर पालिका है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ग्राम पंचायत है, ये भी हमारा राज्य है। और अन्य प्राधिकारी में हम कहें कि अन्य प्राधिकारी में क्या आएंगे, तो अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत में उसे रखा जाता है जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा सृजित हुआ है। जो कोई भी ऐसी संस्था जो संविधान ने बनाया है या किसी परिनियम द्वारा सृजन हुआ है, उसे पार्लियामेंट ने बना करके उसे शक्ति प्रदान की है और उसे विधि और उप विधि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, इसे हम अन्य प्राधिकारी वर्ग में इसे हम रखते हैं। और अगर हम देखें कि इसके अंतर्गत में जो हमारा जो है कि हमारे सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत में समय समय पर न्यायालय ने इसकी व्याख्या किया है कि इसके अंतर्गत में हम राज्य किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत में अगर हम बात करें तो राज्य क्या है, तो हमने आपको एक सीधे सरल लाइन में बताया, सरकार का जहां जहां तक सर्किट फैला हुआ है, सरकार का तंत्र सिस्टम जहां जहां तक ऑलमोस्ट फैला हुआ है, वो कमोवेश हमारे राज्य हैं। इसके अंतर्गत में अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस जो हमारा है LIC, वो हमारे राज्य के अधीन में आएगा। ONGC हमारे राज्य के अंतर्गत में आएगा। कारखाना औद्योगिक वित्त निगम, ये हमारे राज्य के, हमारे जो है कि दायरे में हमारे जो है कि आएंगे। इसी तरह हमारे विधिक कोई व्यक्ति है, विश्वविद्यालय है, भारत पेट्रोलियम निगम है, रेलवे बोर्ड है, राष्ट्रपति है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है अर्थात दिल्ली विकास प्राधिकरण है, बैंक है, इंश्योरेंस है, BSNL है, UPSC है, JPSC है, BPSC है, सैनिक स्कूल सोसाइटी है, सेल है। ये सारे जो है वो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, सरकार के द्वारा इंप्लीमेंटेशन इनका किया गया है, क्रिएशन किया गया है। ये सारे जो है हमारे राज्य के दायरे में आते हैं और ये राज्य इन सारे के विरुद्ध में, राज्य के विरुद्ध में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। कहने का मतलब है ये राज्य अगर कोई ऐसा कानून बनाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है या हमारे मौलिक अधिकारों का न्यून करता है, तो हम सीधे आर्टिकल 226 से उच्च न्यायालय और आर्टिकल 32 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में हम जा सकते हैं और हम आग्रह कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अर्थात राज्य के विरुद्ध में ये सारे राज्य हैं और इन राज्यों के विरुद्ध में हमें अधिकार मिला हुआ है ताकि भारत के नागरिकों का सर्वांगीण विकास जो है वो हो सके। अब यहां पर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो सरकारी की तरह लगते तो हैं लेकिन उसे राज्य न्यायालय ने नहीं माना है। जैसे हमारा NCERT जो ऑर्गेनाइजेशन है, NCERT उसे राज्य नहीं माना गया है। जैसे हमारा ICICI बैंक, उसे राज्य नहीं माना गया है। वक्फ बोर्ड या CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो हमारा है, उसे राज्य नहीं माना गया है। BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, उसे जो है कि राज्य नहीं माना गया है। इसी तरह निजी महाविद्यालय को है तो उसे राज्य नहीं माना गया है।
ये हमारे अपवाद स्वरूप हैं। लेकिन जो राज्य है, उस राज्य के विरुद्ध में हमें फंडामेंटल राइट में प्राप्त होता है। तो राज्य क्या है? तो राज्य है भारत सरकार तथा संसद, राज्य है हमारा राज्य सरकार तथा विधानमंडल, राज्य है स्थानीय प्राधिकारी, राज्य है हमारे अन्य प्राधिकारी। ये सारे के अंतर्गत में जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारे जो हैं हमारे राज्य माने गए हैं। आर्टिकल 12 के तहत, अर्थात राज्य की परिभाषा जो है वह अनुच्छेद संख्या 12 में इसको परिभाषित किया गया है। तो राज्य क्या है उसे हमने देखा। ये आर्टिकल 12 के तहत में हमारे राज्य के बारे में हमारा जो है कि इसमें हमारा जो है व्याख्या किया गया था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्या देखें तो हम लोग यहां पर कुछ नई चीजों को हम आपको समझाने जा रहे हैं। हमने आर्टिकल 12 के बारे में अभी हमने चर्चा किया। अब हम अगला आर्टिकल, अगला अनुच्छेद हम 13 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आर्टिकल 13, अगर हम आर्टिकल 13 के बारे में हम बात करें तो एक तरह से आर्टिकल 13 जो है कि वह हमारे मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है, हमारे मूल अधिकारों का वह एक तरह से रक्षक है, वह हमारे अधिकारों का रक्षा करने के लिए वह खड़ा है। वो कैसे खड़ा है उसके बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं। अब देखिए कि मूल अधिकार हमारा जो है वह एक तरह से सुरक्षा कवच भी है। जो हमें राज्य के विरुद्ध अधिकार, जो हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं, उस अधिकार हमारा बना रहे, इसके लिए आर्टिकल 13 जो है वह हमारी रक्षा करता है, वह खड़ा रहता है। हमारा जो है कि इसी मूल अधिकार के प्रहरी के तौर पर आर्टिकल 13 में ही हमारे न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति निहित है। इसमें न्यायिक पुनर्वलोकन का मतलब है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि अगर किसी को उक्ति को लेकर के हम बात करें तो प्रोफेसर कार्बिन कहते हैं कि न्यायिक पुनर्वलोकन वह शक्ति है, फिर से सुनिए, न्यायिक पुनर्विलोकन वह शक्ति है जिसके अंतर्गत विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन वो चीज है जिसके अंतर्गत में अगर जो विधान बनाया जाता है, राज्य के द्वारा जो विधान बनाया गया है या विधानमंडल के द्वारा जो विधान बनाया गया है, संसद के द्वारा जो विधान बनाया गया है या कोई अथॉरिटी के द्वारा विधान बनाया गया है, उस विधान को जांच करने का, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब जो आपने कानून बनाया वो कानून क्या हमारे मौलिक अधिकारों के अनुकूल है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में बना है। अगर विरुद्ध में बना है तो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने वाली जो बातें हैं उसे अमान्य घोषित कर दिए जाने का प्रावधान हमारे संविधान में है। इसलिए हमें न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है और हमारा न्यायालय, हमारा हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के माध्यम से राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को और समीक्षा की जा सकती है। लेकिन ये राइट मिलता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कहां से? तो आर्टिकल 13 के तहत। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है हमें न्यायालय को, वह 13 के माध्यम से है। लेकिन जांच जो न्यायालय में जो प्रक्रिया बढ़ती है वह बढ़ती है आर्टिकल 226 हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसे देखने की शक्ति है, उसे जो है पुनर्विलोकन की करने की शक्ति है। तो आर्टिकल हमारा 13 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है कि हमारा निहित है, ताकि हमारे मूल अधिकारों पर कहीं कोई अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है। इस बात का रक्षक के तौर पर, प्रहरी के तौर पर हमारा न्यायालय जो है वह खड़ा रहता है आर्टिकल 13 का डंडा लेकर के, 13 का छड़ी लेकर के। आगे अब हम और समझाते हैं। देखिए आर्टिकल 13 के अंतर्गत में हमारा आर्टिकल 13 का खंड 1 में हमारा जो है, इसमें 3 खंड है लेकिन 2 खंड हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 13 का खंड 1 क्या कहता है, इस पर हम लोग समझने की कोशिश करें। आर्टिकल का खंड जो है हमारा
13(1) कहता है कि संविधान के पूर्व विधियां, मतलब हमारे संविधान के पहले ही हमारा जो है कई कानून हमारे देश में बने हुए थे। आईपीसी, सीपीसी, हमारे कई कानून जो है कि हमारे बने थे। उन कानून अपने समय के परिप्रेक्ष्य के अनुकूल में हमारा बना था। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ तो संविधान में मौलिक अधिकार आया और मौलिक अधिकारों का एक जो राइट जो नागरिकों को मिला, उस अधिकार में अगर संविधान बनने के पहले जो कानून बने हैं और वो कानून अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जब से मौलिक अधिकार हमारा लागू हुआ और उस लागू मौलिक अधिकारों का संविधान के बनने के पहले की कोई विधि उसका उल्लंघन करती है तो वो विधियां अमान्य घोषित हो जाएंगी। बात को समझिए, संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। अब मौलिक अधिकारों का एक पूरा बड़ा बड़ा रूपरेखा में प्रदान किया गया और राज्य के विरुद्ध हमें अधिकार दिया गया। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे कानून 1860 से ही या उसके पहले ही से ब्रिटिश के काल में बने हुए। अब मौलिक अधिकार चूंकि हमें मिल चुका है 1950 में, लेकिन उसके पहले जो विधियां बनी हैं वो विधियां अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, संविधान के बनने के पहले हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो वो तमाम विधियां जो संविधान बनने के पहले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वो विधियां अमान्य घोषित कर दी जाती हैं। आर्टिकल 13(1) के माध्यम से संविधान पूर्व विधियां जो है वो समाप्त हो जाएंगी। मौलिक अधिकार हमारा बना रहेगा, लेकिन उसके पहले की जो विधियां हैं अमान्य घोषित कर दी जाएंगी। इसी संदर्भ में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अर्थात ग्रहण का सिद्धांत भी हम कहते हैं, ग्रहण का सिद्धांत भी हमारा जो है इसमें हमारा आया और इसी को हिंदी में कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। अर्थात जो पूर्व विधियां है वह जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के पहले की जो पूर्व विधियां हैं वो पूर्व विधियां सुसुप्त अवस्था में चली जाती हैं, लेकिन आच्छादन के हटते ही हमारी जो पूर्व विधियां है वह फिर से पुनर्जीवित हो सकती है, फिर से लागू हो सकता है। जैसे फंडामेंटल राइट में हमारा संपत्ति का अधिकार था जो बाद में लोप कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, और 19(1) का च तथा आर्टिकल 31 को विलोपित करके उसे एक नया अध्याय जोड़ा गया और 300 क में उसे ले जाया गया और कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो ये फंडामेंटल मौलिक अधिकार से अब ये बदल करके कानूनी अधिकार में परिणत हो गया। तो यहां पर जो कानून जो इसको आच्छादित करता था, जिन कानूनों को ये आच्छादित करता था, अब ये चूंकि बाहर निकल गया तो फिर से इससे संबंधित जो भी कानून हमारे हैं फिर से वो पुनर्जीवित हो गए हैं और ये पुनर्जीवित हो जाते हैं अगर ऐसी विधियां आती हैं। तो मतलब आर्टिकल 1 में कौन सी विधियां हैं, संविधान के लागू होने के पहले जो विधियां बनी है वो सारी विधियां निष्क्रिय हो जाएंगी। इस बात को बताता है आर्टिकल 13 का 1। वहीं आर्टिकल 13 का 2 कहता है कि संविधान लागू होने के पश्चात जो विधियां बनी है उन विधियों के बारे में बताता, अगर ऐसी कोई विधि राज्य के द्वारा कहीं बन गई है तो वह विधियां उस सीमा तक शून्य हो जाएगी जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है। मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने वाली जो विधियां मतलब जिस सीमा तक वो उल्लंघन कर रही है। इसी संदर्भ में एक हमारा जो है कि थ्योरी इसमें जो है कि इनपुट हुआ है आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत। मतलब वो विधियां कोई राज्य ने कोई विधि बनाया, लेकिन वो विधि मान लीजिए कि ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये इतना लंबा हमारा जो है कि हमारा राज्य ने कानून बनाया है, लेकिन ये मौलिक अधिकारों का इतना उल्लंघन कर रहा है
तो ये जितना उल्लंघन कर रहा है इसमें, इतना ही दूर तक जो है वह अमान्य घोषित होगा। पूरा विधि अमान्य नहीं होगा, बल्कि जितना ओवरलैप कर रहा है उतना ही वो जो है अमान्य घोषित होगा। इसी संदर्भ में जो है कहा गया है कि पृथककरणीयता का सिद्धांत है, मतलब राज्य कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। और अगर ऐसी कोई विधि इस खंड में बन जाती है तो वह उल्लंघन करती है, तो उल्लंघन की सीमा तक वो जो है वह शून्य हो जाएगी। ये आर्टिकल जो है 13(2) जो है इस बारे में जो है स्पष्ट करता है। अर्थात हमारा आर्टिकल 13 जो है हमारे मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी के तौर पर हमारे सामने उपस्थित है और भारत के नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों का सुरक्षा बन करके खड़ा है। और इसी में न्यायिक पुनर्विलोकन की बातें हैं और उल्लेखनीय है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की बातें जो है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार हमने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में हमने देखा। अब हम आपको अगली कड़ी में हम मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं कि मूल संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान थे, लेकिन वर्तमान समय में हमारे 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो आप चलें, अगली कड़ी में हम 6 मौलिक अधिकारों को एक एक करके हम आपको विवेचना करते हैं। धन्यवाद।